तो नेशनल में हर खबर होगी, लेकिन सबसे पहले सुलझाते हैं वो मिस्ट्री जो एक बस हादसे से जुड़ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने के लिए चली बस हादसे के खड्डे में जा गिरी। धू-धू कर जलती बस में 27 लोगों की मौत का आंकड़ा दे दिया गया। मुआवजे का ऐलान हो गया। आनन फानन में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डिप्टी सीएम सबने शोक व्यक्त कर दिया। लेकिन अब ये मौत मिस्ट्री बनकर खड़ी हो गई है और आज सबकी जुबान पर किसी की जान ना जाने की बातें आ रही हैं। तो सवाल और ज्यादा गहरा रहे हैं कि आखिर ये गलत खबर इतनी दूर तक फैली तो फैली कैसे और ये मिस्ट्री है क्या? लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल को बचाने के लिए बस गड्ढे में गिर गई, उसमें आग लग गया और 27 लोगों की मृत्यु हुई। 13 लोग बस में सवार थे। उस 13 में 7 लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं और इन सब की स्थिति खतरे से बाहर है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग सब 1 मिनट का मौन धारण करके इस घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। मौन भी हो गया, मुआवजे का ऐलान भी हो गया, मरने वालों के आंकड़े भी गिना दिए, लेकिन रात गहराते गहराते मुजफ्फरपुर से चली बस का सस्पेंस भी गहरा गया। गड्ढे में गिरी बस बाहर निकली तो ना कोई डेड बॉडी मिली, ना मौत का कोई भी नामो निशान। और अब कोटली के पास धू-धू कर जली बस में जान गंवाने वालों के आंकड़े पर नीतीश के सिपह सालारों की जुबान बदल गई। दिन के उजाले में मरने का आंकड़ा घटते घटते 0 तक आ पहुंचा। अभी तक जो आधिकारिक सूचना है और आज भी हमने पता लगाया अपने स्तर से, अभी किसी प्रकार के कोई मृत व्यक्तियों की सूचना नहीं है। नीतीश का सुशासन भूला जा रहा है कि सूबे में हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्निंग बस सवाल बनकर सामने खड़ी है। आनन फानन में दिए गए बयान पर अब कोहराम है तो मंत्री सफाई दे रहे हैं। नहीं, कल जो हम बताए थे तो उस समय तो बहुत लोग थे, जानकारी कोई घटना होती है तो सभी लोग प्रयास करते हैं इनके प्रकार किसी न किसी लोग से कुछ सूचना मिली। तो जो सूचना मिली कि बस में 42 लोग सवार थे और इतने लोग मर गए, तो वही सूचना थी। बताया जा रहा है कि बस में 32 लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था, लेकिन मुजफ्फरपुर से केवल 13 लोग ही सवार हुए। हादसे के बाद इनमें से 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गई और 5 लोग जान बचाने में कामयाब रहे। और वक्त के साथ साथ मौत का सस्पेंस भी गहराता गया। अब नीतीश का सुशासन बगले झांक रहा है। जिन लोगों को जीते जी मार दिया गया, उनकी जिंदगी की खुशी सरकार की नाकामी पर भारी नजर आ रही है। वाह रे सरकार और वाह रे सरकार की व्यवस्था। पूरी सरकार ने कल कहा कि मोतिहारी में 27 लोगों की हुई मौत और आज सबने एक साथ कह दिया कि इस दुर्घटना में नहीं हुई किसी की मौत। ये कैसी सरकार जहां लोगों को जिंदा भी यही करते हैं, लोगों को मारते भी यही हैं और खुद भूल भी यही स्वीकारते हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सरकार के लिए तो बस बयान बदलने भर था और नेताओं के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है बयान बदलना, लेकिन जरा सोच के देखिए उन 27 लोगों के घर वालों पर क्या बीती होगी जिनको कथित तौर पर यह सरकार मृत बताकर मुआवजे का ऐलान कर रही थी, शोक व्यक्त कर रही थी। बहरहाल नीतीश सरकार बर्निंग बस की मिस्ट्री पर सफाई दे रहे हैं और विपक्ष हमलावर है, लेकिन मामले में सवालों का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि खुद नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री की जो बातें हैं वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। ये बस उत्तर प्रदेश के इटवा ज़िले से संबंधित है, तो सारा डिटेल्स को हम लोग नीचे तह तक इसको खंगाल रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की बस बिहार में परमिट लेकर कैसे आई। निराला जी, सवाल तो सबके पास है, आपसे तो जवाब की उम्मीद थी। आप बिहार के परिवहन मंत्री, लेकिन आप ही को नहीं पता कि कैसे यूपी की एक बस मुजफ्फरपुर से लोगों को दिल्ली ले जा रही थी। तो क्या बिहार में कोई भी कहीं से भी बस में लोगों को बैठा सकता है? क्या नीतीश के सुशासन में इतनी आज़ादी है कि लोग सरेआम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं? मंत्री जी की बातों से उठे सवाल बिहार की सियासत में हंगामा मचा रहे हैं। कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर सरकार के अंदर संवादहीनता, सरकार के स्तर पे असंवेदनशीलता, और ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर कैसी सरकार है।
मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उनका विभागीय मंत्री कुछ कहता है। न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई राजतंत्र आ गया हो, जब जिसको मन करे अपनी तरह से अपने कार्य करने लगता है। एसपी का ट्रांसफर होता है तो फायरिंग होने लगती है, कोई डांस कर रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल एनार्की जैसा। बर्निंग बस की मिस्ट्री ने बिहार में विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है, तो जेडीयू वाले सरकार की नाकामी पर जांच का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। इस तरह का सूचना तंत्र जिसने भी दिया, निश्चित तौर पर गलत दिया है, तो जांच की जाए, किया जाएगा। जांच तो होगी ही और मुमकिन है कि कार्रवाई भी हो जाए, पर ये सवाल तो अब बवाल बन ही चुका है कि कैसे बस हादसे पर अलग अलग दावे किए गए, कैसे बिना जानकारी सूबे के मंत्री और मुखिया मौतों को लेकर बड़े दावे कर गए, मुआवजे तक की बात कर गए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बिहार में हिंसक भीड़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। औरंगाबाद में लूट के आरोप में भीड़ ने 2 युवकों को पकड़ा और लाठी डंडों की बरसात करने लगे। इस बर्बर कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जो आर्मी से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा शरीर लहूलुहान और जान लेने पर उतारू भीड़, वो चीखते रहे, जान बख्श देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लाठी डंडों से लैस भीड़ पर ऐसा खून सवार था कि सड़क पर ही पीट कर एक शख्स की जान ले ली। झकझोर कर रख देने वाला ये मामला बिहार के औरंगाबाद का, जहां 1 मई को मार्केट में रवि नाम के शख्स और उसके रिश्तेदार को भीड़ ने लूट के शक में पकड़ लिया। वो अपनी सफाई में कुछ कहते, इससे पहले ही भीड़ कहर बनकर टूट गई। बर्बर पिटाई में रवि गंभीर रूप से जख्मी। उसने अपनी पहचान सेना के जवान के तौर पर बताई, जबकि उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के करीबियों के गुस्से का बांध भी टूट गया और वो कत्ल के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा करने लगे। कल प्रशासन से हमारी ये पूछ है, हमारी ये कहना है कि कल कहाँ थी जब 2-3 घंटा से वहाँ पे ये हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, मार रहे थे लोग उनको, तो कहाँ थी प्रशासन? दरअसल एक दुकान में लाखों की लूट हुई थी। दुकानदार ने मृतक और रवि पर आरोप लगाया, लेकिन मृतक के घर वालों का इल्जाम है कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया। बिहार के औरंगाबाद में सड़क पर भीड़ के इंसाफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस तो पूरे मामले की जांच में जुटी है। जिन 2 लोगों की पिटाई हुई वो आरोपी हैं या नहीं, ये जांच का विषय है। उसमें से एक व्यक्ति सेना का जवान है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। मगर जिस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया और जिस तरीके से भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी, ये कहीं से सही नहीं है और फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुटी है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। शाम तक मकबरा और अगले दिन ही बन गया मंदिर। राजधानी दिल्ली में तुगलक काल के एक मकबरे को शिव मंदिर में तब्दील किए जाने का दावा किया जा रहा है। विवाद हुमायूंपुर गांव के बीच मौजूद मॉन्यूमेंट पर है। क्या है पूरा मामला और कैसे सरकार प्रशासन के नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद चमचमाती दीवार, भगवा रंग में चमकता गुम्बद और बदल गई दरवाजे की शक्ल सूरत। राजधानी दिल्ली के हुमायूंपुर गांव की ये पुरानी इमारत अब नए विवाद का सबब है। कहा जा रहा है कि ये इमारत गुमती नाम का एक मकबरा हुआ करती थी, जिसे रंग रोगन कर मंदिर बना दिया गया। आनन फानन में भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई और अब इस पर विवाद गहराने लगा तो सियासत में भी उबाल आ गया। आम आदमी पार्टी इस तरह के न्यूज आजकल खूब भ्रामक फैलाने में लगी हुई है, तो फिर एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटो। मैं डेफिनेटली ये डिमांड करूंगी कि इसका प्रॉपर छानबीन हो और उसका प्रॉपर इंक्वायरी कमीशन इसका जरूर बैठाना चाहिए। अपनी अपनी दलील है, अपनी अपनी सफाई। गांव वाले इसे सदियों पुराना मंदिर बता रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार मंदिर का रंग बदलकर भगवा कर दिया गया है। 11वीं पीढ़ी का हूँ और 70 साल मेरी उम्र है। मेरे पिताजी बताते थे 1937 में इसकी शिव जी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे सिर्फ एक सफेदी जिसको हम बोलते हैं चूना, वो में पानी मिला के घोट के रंग लगा देते थे, सारे बुजुर्ग वो कराते थे। इन्होंने थोड़ा और पैसा इकट्ठा करके और इसको बढ़िया ढंग से व्हाइट वॉश करा दिया। अब मंदिर मकबरे का सच तो फिलहाल दलीलों में उलझा है, लेकिन मंदिर की दीवार पर चस्पा ये शिला पट्टी
गांव वालों के दावे की तस्दीक कर रही हैं। आज से 350 साल पहले हमारा गांव बसा है। उस टाइम से अब तक हर एक आधे मकान हैं, इसी लड़ाव के हैं, ऐसे ही बनते थे, डिज़ाइन यही होता था हमारा। हाँ, यानी कि सीधे तौर पर खबरें हैं और खबरों को लेकर जो दावे हैं गांव वालों के वो भी अपने हैं कि इस तरह के डिजाइन जो है वो पहले हुआ करते थे, लेकिन इसे जो है पुरातत्व विभाग के सिटीजन चार्टर्ड का उल्लंघन भी माना जा रहा है। और राजनीतिक गलियारों में भी ये खबर है कि एक मकबरे को जो तुगलक काल का बताया जा रहा है उसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और कहा जा रहा है कि इमारत तुगलकालीन है, तो हम आपको उस दौरान के निर्माण की कुछ खासियत भी बता देते हैं। दिल्ली में तुगलक काल का शासन 1320 से 1399 तक का माना जाता है। इस दौर की खासियत ढलवा दीवारें मानी जाती हैं, जिसे सलामी कहते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के दौर में इमारतों में महंगे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में अलंकरण के लिए कमल का इस्तेमाल हुआ। अगर इस दौर के कुछ अहम निर्माण की बात करें तो गयासुद्दीन का मकबरा, बेगमपुरी मस्जिद, आदिलाबाद का किला, बाराखंबा, कोटला, फिरोज शाह दुर्ग जैसी इमारतें हैं। तो सवाल यह है कि क्या जिस इमारत पर विवाद है वो वाकई कोई मकबरा है, और इसका जवाब तलाशने के लिए जब हम इतिहासकार के पास पहुंचे तो उनका क्या तर्क था। प्रारंभिक वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई मकबरे की शक्ल नहीं है, बल्कि एक मंदिर जैसा स्वरूप नज़र आता है। अब सारे मकबरे या सारे मंदिर किसी भी काल में एक जैसे नहीं हुआ करते थे, तो इस काल में भी ये कह पाना कि अगर एक बराबर का मकबरा ऐसा है और ये भी अगर इसी शक्ल को इख्तियार किए हुए है, तो ये भी ऐसा ही होने के कारण मकबरा होगा, ये मेरे हिसाब से गैर वाजिब है। ये मकबरा है या मंदिर है, बात इस बात पर ही खत्म नहीं होती है। सवाल ये भी है कि अगर ये संरक्षित इमारत है, अगर ये प्राचीन काल की इमारत है, तो क्या किसी की भी मर्जी आएगी, वो उसमें कुछ भी कर लेगा? क्या इसे जायज़ ठहराया जा सकता है? सवाल ये है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना पर महाभारत छिड़ा हुआ है। विवाद का हल कब निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर सरगर्मी तेज है। बात तस्वीर की नहीं है, तस्वीर के मार्फत सियासत की है। सुरक्षा एजेंसियों ने एएमयू और उसके आसपास के इलाकों को छावनी में एहतियातन तब्दील कर दिया। तो वहीं दिल्ली में जामिया के छात्रों ने यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए उतरे थे। आपको बता दें कि कल किस तरह से छात्रों पर लाठियां भाजी गईं। वहीं एएमयू छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर संगठन तस्वीर का विरोध कर रहे हैं तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या और किस तरह से विवाद बढ़ा। अलीगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई गई। आरएएफ की टीमें मौजूद हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तैनात की गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरनेट सेवा पर 5 मई तक रोक लगा दी गई है। जिन्ना को लेकर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन है। एएमयू छात्र संघ ने तस्वीर हटाने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में जामिया के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज के विरोध में एनसीएम ने इस बीच रिपोर्ट भी तलब की है। जो भी उद्दंडता करेगा, कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अंदर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी मीडिया कर्मी वहाँ जाता है उससे अभद्रता की जाती है। तो ये स्थिति कब तक यहाँ रहने वाली है, कब तक इनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, इनके प्रदर्शन में जो मांगे थी, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी की, अभियोग पंजीकृत करने की, वो सब पूरी हो चुकी है। बाकी जो मुकदमे लिखे हुए हैं उसकी विवेचना हो रही है, कार्रवाई होगी। जिन्ना पर छात्र संगठन और हिंदुवादी संगठन में तकरार है तो वहीं सियासत भी तेज है। गोरखपुर के एसपी सांसद ने जिन्ना की तुलना गांधी और नेहरू से की तो यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को देश कभी माफ नहीं करेगा। आज के दिन जो योगदान जवाहरलाल नेहरू जी का इस भारत देश को आज़ाद कराने में था, जो योगदान महात्मा गांधी जी का है, उसी तरह मोहम्मद जिन्ना जी का भी योगदान रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही पार्टीशन के बंटवारे के जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कारण, उनकी जिद के कारण दोनों तरफ कत्लेआम हुआ और बेगुनाह लोग मारे गए। जिन लोगों ने देश को बांटा, कत्लेआम कराया, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इतने सालों बाद जिन्ना कब्र से बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अपराध जगत की कुछ और अपडेट आपको देते हैं क्राइम व्यू में।
यूपी के बुलंदशहर में 48 घंटे में 8 हत्या, पुलिस को अलग अलग जगहों पर मिली 8 लाशें, तीनों शवों की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मध्य प्रदेश के आगर में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा के रूपबाज गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा भागने में रहा कामयाब, पकड़े गए बदमाश पर लूट के कई मामले दर्ज। अमेठी में सिपाही की शादी में हर्ष फायरिंग, दूल्हा बने सिपाही और उसके साथियों ने हवा में चलाई गोलियां, 2 आरोपी सस्पेंड। मेरठ में शराब माफियाओं के घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान पुलिस पर हुआ हमला, एक सिपाही हुआ घायल, पुलिस ने करीब 6 लोगों को लिया हिरासत में। एक और यूपी पुलिस बदमाशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं खाकी की सुरक्षा भी खतरे में है। मामला शामली जिले का है, जहां लूट के आरोपी की धरपकड़ के लिए जब सहारनपुर पुलिस के जवान पहुंचे तो गांव वालों ने धावा बोल दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उधर भारी शोर शराबे में आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। लेकिन आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है, बल्कि कई जिलों में यूपी पुलिस पर हमले हो चुके हैं। अप्रैल महीने में ही वृंदावन, मेरठ और बहराइच में पुलिस टीम पर हमला हो चुका है। इसी साल जनवरी में सहारनपुर में छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला बोला था। पिछले साल अप्रैल से मई के बीच 20 दिन में 15 हमले हुए थे, जिसमें 3 जवानों की हत्या कर दी गई। 10 मई 2017 को एटा में दरोगा की पिटाई हुई थी। एसपी एमएलसी के करीबी पर पिटाई का आरोप लगा था। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस बदमाशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी चला रही है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, ये भी आपको दिखाते हैं। 24 मार्च तक यूपी पुलिस ने 1700 एनकाउंटर किए, जिसमें 50 कुख्यात बदमाश मारे गए, जबकि 3500 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन पुलिस की धमक हो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कभी भी वर्दी वाले पिट जाते हैं। आगे बढ़े उससे पहले खेल की दुनिया में क्या कुछ अपडेट है, स्पोर्ट्स व्यू। केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान धोनी के पैर छूने के लिए सीएसके के डगआउट में पहुंच गया धोनी का एक फैन। धोनी ने पीठ थपथपाकर दिया फैन को आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ धोनी का ये वीडियो। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अगले महीने जून में इंग्लिश काउंटी सरे की टीम से खेलेंगे। सरे ने ट्वीट कर विराट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कही है। काउंटी में खेलने की वजह से कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ 14 जून से होने वाले टेस्ट मैच को नहीं खेल पाएंगे। धोनी के खिलाफ मैच से पहले विराट को मिला एबी डिविलियर्स का साथ। सीएसके के खिलाफ कल होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से फिट हुए डिविलियर्स। धर्मशाला दौरे के दौरान सचिन तेंदुलकर ने की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात। दलाई लामा से मिलकर सचिन ने खुशियां बांटने के बारे में की बात। कांगड़ा में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए धर्मशाला गए थे। और जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी वसूली के लिए बनी कंपनी जीएसटी नेटवर्क सरकारी कंपनी बनेगी। जीएसटीएन में 51% गैर सरकारी स्वामित्व को खरीदने की सिफारिश। स्वामित्व ढांचे में 50% हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहेगा, बाकी के 50% हिस्से को सारे राज्यों के बीच बांटा जाएगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। अब महीने में एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटी काउंसिल ने शुगर पर सेस का भी फैसला टाल दिया है। लुधियाना में एक दामाद की सरेराह पिटाई कर दी गई और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला कश्मीर नगर इलाके का है, जहां अश्विनी कुमार नाम का शख्स अपनी गाड़ी से जा रहा था कि तभी उसके ससुराल वाले आते हैं, उसे रोकते हैं और दनादन उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिटाई करने वालों में पीड़ित का साला भी था, जिसने अपने जीजा पर जमकर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स की अपने ससुराल वालों से अनबन चल रही थी। और दुनिया की हर अपडेट अब देख लेते हैं वर्ल्ड व्यू में। जापान में एक अनोखे म्यूजियम की शुरुआत की गई है। ये लाइट म्यूजियम है, जिसमें आपको रंग बिरंगी लाइट देखने को मिलेंगी। ये नजारा अपने आप में बेहद अद्भुत है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाइवर ज्वालामुखी के फटने से करीब 1700 लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। हवाई नेशनल गार्ड ने लोगों को निकलने और सुरक्षा में मदद की। इस द्वीप पर कई झटकों के बाद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ब्राजील में पिछले 22 सालों से एक शख्स समुद्र किनारे रेत के घर बनाकर उनमें ही रह रहा है। रेत के घर बनाने के शौक के बाद धीरे धीरे इसने इन्हीं घरों में रहने का फैसला कर लिया। लंदन के मोस्ट वांटेड चोर की मौत के बाद परिवार वालों ने निकाला जनाजा। फूलों से सजी महंगी गाड़ियों में निकाले गए इस जनाजे में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। आलम यह था कि पुलिस को भी इस चोर के जनाजे को सुरक्षा देनी पड़ गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर। अमृतसर के हॉल गेट के पास एक शख्स पानी की टंकी पर जा चढ़ा, हाथ में पेट्रोल की बोतल और वो आत्महत्या की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में आग लगी, आग उसके घर तक जा पहुंची।
जिससे उसमें करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ। मुआवजे के लिए बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारी बार बार टाल मटोल करने लगे तो उसने ये कदम उठाया लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। पुलिस ने वक्त रहते मामला संभाल लिया, मुआवजे का भरोसा दिलाकर शख्स को नीचे उतारा। और पहले पर्दे की हर खबर से अप टू डेट रहना भी है जरूरी। देखते हैं सिनेमा व्यू। अनिल कपूर ने तब्बू के लिए विरासत फिल्म का गाना गाकर अपने 21 साल पुराने लम्हों को रिवाइव किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फराह खान ने पोस्ट किया है। अनुपम खेर सोनम के घर शादी से मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सोनम का वीडियो बनाया। वीडियो में सोनम का क्यूट अंदाज देखने को मिला। दुल्हन बनने जा रही सोनम शादी से पहले अपने लुक्स पर पूरा ध्यान दे रही हैं। सोनम अपनी इंस्टा स्टोरी पर कई वीडियोस शेयर कर चुकी हैं जिसमें वो हेयर स्टाइल बनवाते, फेस पैक लगाए दिख रही हैं। सोनम ने हेयर स्टाइल और मेकअप करवाते हुए वीडियो भी शेयर किया। आज बॉक्स ऑफिस पर हुई 2 फिल्मों की घमासान टक्कर। पहली है राजकुमार राव और हंसल मेहता की और मेटा, और दूसरी है उमेश शुक्ला की अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट। स्टार कास्ट के लिहाज से दोनों ही फिल्मों में धुरंधर एक्टर्स हैं और डायरेक्शन के लिहाज से भी जोरदार टक्कर है। क्रिटिक्स की जोरदार शाबाशी के बाद दोनों ही फिल्मों के वीकेंड पर बेहतरीन बिजनेस करने के आसार हैं।